नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। 13 करोड़ से अधिक की आबादी वाले बिहार ने राज्य में जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट आम कर दी है, जारी कर दी है। इसे जारी करने के लिए एक खास दिन चुना गया। नीतीश सरकार ने ये दिन 2 अक्टूबर चुना गया, यानी गांधी जयंती। वह दिन जो शोषितों, पीड़ितों, सामाजिक न्याय की दरकार रखने वालों के मसीहा महात्मा गांधी का जन्मदिन है। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आप सभी को। जो आंकड़े आए हैं वह जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को लेकर एक बड़ी जंग छिड़ने के संकेत दे रहे हैं। तकरीबन 84% आबादी बिहार राज्य में दलित, आदिवासी, पिछड़ों और अति पिछड़ों की निकलकर सामने आई है। जबकि अगड़े जो हैं वो 15% से थोड़ा सा ज़्यादा हैं। देश भर के पिछड़े वर्ग के नेताओं ने इस आबादी के हिसाब से जो जनगणना या ये कहिए कि जाति जनगणना हुई है, उसके हिसाब से सभी क्षेत्रों में आरक्षण की वकालत की बात की है। बिहार की सरकार से भी कहा है। और ये सर्वे, ये जो जातिगत जनगणना हुई है, ये सोशो इकोनॉमिक है। ये केवल जातियां बताने के लिए नहीं है कि कौन जात कौन पात। इसमें आर्थिक आधार भी है, कौन क्या काम करता है, ये बहुत सारी रिपोर्ट आने वाली है। तो इस जो रिपोर्ट के आधार पर वास्तव में बिहार में रहने वाले जो समुदाय हैं, जाति जो कुनबा है अलग अलग तरीके का, उसके विकास का रोड मैप सरकार बना पाएगी। जो पूरे विपक्षी नेता हैं उन्होंने इसका स्वागत किया है। राजनीतिक रूप से भाजपा की बिहार यूनिट या श्रेय लेने की कोशिश जरूर कर रही है कि जब वह नीतीश सरकार का हिस्सा थी तभी यह जातिगत आधारित जनगणना का फैसला हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस बेवजह क्रेडिट ले रही है। इन आंकड़ों के जारी होने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर और राजस्थान की रैलियों में विपक्ष पर सीधा हमला किया और कहा कि ये वो लोग हैं जो वर्षों से समाज को जातियों में बांटने का कुचक्र रचते रहे हैं। मंथन में सवाल बड़ा यही कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना होगी, यानी मंडल 0.2 बनाम कमंडल होगा क्या? बड़ा सवाल। तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको हम सुनाएंगे। लेकिन जो आंकड़े निकल कर आए वो बड़े दिलचस्प हैं। एक आंकड़े को लेकर और हो हल्ला मचा, वो है मुस्लिम आबादी को लेकर। राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल अपने अपने हिसाब से इसका विश्लेषण करते रहे। बहुत सारे जो राष्ट्रीय मीडिया माध्यम हैं उनमें मैं देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि 17.1 के आस से थोड़ा सा अधिक जो मुसलमानों की आबादी है, यानी बिहार में। कुछ लोग तो मैं देख रहा था कि वो इसी बात पर जोर दे रहे थे कि जो मुसलमानों की आबादी बिहार में बढ़ रही है। मकसद उनका कुछ भी हो सकता है, कहीं जो भी स्थितियां परिस्थितियां अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर ये आंकड़ा है। धार्मिक आधार पर, जाति आधार पर जो गणना हुई है, पहले धार्मिक आधार पर आप इस गणना को देखिए। टोटल जो हिंदू आबादी है वो 81.99 है। इस मुस्लिम 17.70 है। ईसाइयों की आबादी अगर देखें तो वो भी बहुत कम है, वहाँ पर जैन समुदाय बहुत कम है। और अगर अन्य लोगों को देखें, ईसाई 0.5 हैं, मतलब कुल मिलाकर 0.055 है, तो बहुत कम आबादी है। और इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये आबादी बढ़ गई है मुसलमानों की। इसको लेकर एक हवा खड़ा किया जा रहा है, डर किया जा रहा है। लेकिन दिलचस्प आंकड़े जरा एक बार और दिखाए जाएं, जो बेहद दिलचस्प आंकड़े हैं।
जो मंडल 2 बनाम कमंडल की पृष्ठभूमि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं, वो आंकड़े हैं जातिगत जनगणना के। वो अगर जातिगत जनगणना की जो सर्वे रिपोर्ट है जाति आधार पर उसको दिखाया जाए, उसके मुताबिक यादव सर्वाधिक हैं 14%, उसके बाद बाकी जातियां आती हैं और फिर ब्राह्मण है 3.66, राजपूत हैं 3.45, कुर्मी 2.87, नोनिया 1.9। इस तरह के जो बहुत सारे जाति आंकड़े आपके सामने निकल कर आए हैं। जो दलित आबादी है वो है, आप देखें कि रविदास हैं, बनिया हैं, दुसाध हैं, कोयरी, मुसहर, भूमियार, बहुत सारे दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़ों की आबादी का जो गणित है, जातीय बहुत सारी जातियां हैं, उनमें ये बटी हुई आबादी की जो रिपोर्ट है, तेली, कानू, चंद्रवंशी, कुम्हार, ये सारे जो जातियां उनका प्रतिशत सुनार हैं, कायस्थ हैं, ये सब आबादी के जो रिपोर्ट आई है जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट है वो आम हो गई है। और अगला वर्ग 15.52% है, पिछड़ा वर्ग 83% है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा, माफ़ कीजिएगा 63% है, यानी बहुत बड़ा आंकड़ा है। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और राहुल गांधी ने कहा कि भाई अगर देखें तो ओबीसी, एससी, एसटी इन सभी को अगर जोड़ लें, राहुल गांधी अपने ट्वीट में एक गणित बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन सबको जोड़ के 84% होता है, यानी कि 85 बनाम 15 वाली स्थिति एक तरीके से है। केंद्र में राहुल गांधी सवाल उठाते हैं कि 90 सेक्रेटरी हैं जो देश की सत्ता को चलाते हैं, इनमें महज 3 ही ओबीसी हैं, इसलिए जातिगत आधारित गणना केवल बिहार में नहीं पूरे देश में होनी चाहिए। और उन्होंने इसका स्वागत किया है राहुल गांधी ने। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अगर उनकी सरकार आई तो वो जातिगत आधारित जनगणना मध्य प्रदेश में भी कराएंगे। दिग्विजय सिंह ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है। मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव आते आते इन 4 राज्यों के जो कुल मिलाकर स्थितियाँ परिस्थितियाँ सामने आएंगी, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जातिगत आधारित जनगणना बहुत सारे राज्य जहां कांग्रेस या विपक्षी दलों की सरकारें नहीं हैं वो वहां वादा करेंगे कि हम सत्ता में आएंगे, और जहां हैं वहां भी मुझे लगता है बहुत जल्द पहल होने वाली है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से 2024 के लोकसभा का बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। एक दिलचस्प आंकड़ा अगर दिखा दे तो 1996 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में महज 19% पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों का वोट मिला था, जो बढ़कर 2019 में 44% हो गया। और इसी के दम पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है। और इसी ओबीसी जो बीजेपी के पास चला गया, इसी को वापस खंडों में लाकर क्षेत्रीय दल और कांग्रेस पार्टी इस समय सबसे बड़ी वकील है, ओबीसी की सबसे बड़ी वकील बनकर उभरी है। और वो लगातार ओबीसी और बीसी इनको लेकर वो एक अलग तरीके का माहौल देश में बना रहे हैं। ये ग्राफिक के जरिए आपके सामने अगला वर्ग और पिछड़ा वर्ग ये स्थिति है। तो क्या लोकसभा चुनाव में अगला बनाम पिछड़ा होने जा रहा है? कुल मिला के स्थितियाँ प्रतिशत। 2 ट्वीट और आपकी स्क्रीन पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता मुख्य महासचिव केसी त्यागी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। त्यागी साहब बहुत पुराने नेता हैं। वो कह रहे हैं कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में नीतीश कुमार उभरे हैं। आज साबित हुआ है कि वे पिछड़ा वर्ग जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो 63% हैं। हम नीतीश कुमार को सलाम करते हैं और चाहते हैं कि देश में वह घूम घूम कर जनता को आंदोलित करें, जिससे हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े। यह अगले चुनाव का एजेंडा तय हुआ है। जो मैं कह रहा था, त्यागी साहब ने सारी चीज़ें साफ कर दी। बड़े घुटे हुए पके हुए नेता हैं केसी त्यागी। उन्होंने कह दिया कि पूरे देश में घूमो और जातिगत जनगणना की बात करो। जो राज्य नहीं करा रहे हैं उनसे भी कहो कि भैया वो कराएं। कुल मिला के ये स्थिति परिस्थिति है। मुझे स्क्रीन पर लेकर आएँ। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और वास्तव में जो मैं कह रहा था कि 2024 का मुख्य एजेंडा यही होगा, केसी त्यागी ने वो कबूल कर लिया।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पिछड़ों के बड़े नेता अखिलेश यादव का भी एक ट्वीट आया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि बिहार जाति आधारित जनगणना प्रकाशित है, ये एक अपने आप में सामाजिक न्याय का गणितीय आधार है। जो जातिगत जनगणना 85 बनाम 15 का संघर्ष नहीं बल्कि सहयोग का नया रास्ता खोलेगी, और जो लोग प्रभुत्वकारी नहीं हैं बल्कि सबके हक के हिमायती हैं वो इसका समर्थन भी करते हैं और स्वागत भी। जो सच में अधिकार दिलवाना चाहते हैं वो जातिगत जनगणना करवाते हैं। भाजपा सरकार राजनीति छोड़े और देशव्यापी जातिगत जनगणना कराए। अखिलेश यादव का ये ट्वीट है। वो कह रहे हैं इससे बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। 85 बनाम 15 का संघर्ष नहीं शुरू हो जाएगा, इससे एक नया माहौल बनेगा, और जो जिसका हक है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये कभी नारा काशीराम दिया करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन सत्ता पाने के लिए मायावती ने कहा कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और फिर वही घमंजा हो गया कि जो लोग जिनको हक और हुकूक चाहिए था उनके बजाय कुछ लोग, चंद लोगों जो अगड़े लोग थे उनके हाथ में सत्ता चली गई। एक मैं पत्रकार को पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि अगर इसी तरह पूरे देश में हो गया तो हर राज्य का मुख्यमंत्री दलित, पिछड़ा, शोषित, पिछड़ा और अति पिछड़ा होगा। ये वो संभावना व्यक्त कर रहे हैं। एक दिलचस्प आंकड़ा और मेरे पास है। अगर देखा जाए तो जो अगड़ों की आबादी है 15.52, उसमें 10.5 जो फीसद आबादी है वो है ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ और ठाकुर। 4 जातियां ये बिहार में हैं जो 10.5% हैं। यानी कि ये भी कुछ गुणा गणित कह रहा है। और ये जो सब बड़ा चल रहा है आजकल अगड़ा और पिछड़ा वाला मसला कि मनोज झा ने ठाकुरों का अपमान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो ये सब राजनीति पक रही है। और एनडीए और भाजपा क्या इसको लेकर असहज है, ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, ये 4-5 बयान आपको हम सुनाते हैं, फिर मंथन पर में चर्चा करेंगे। जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं और कोई आज तक किया है बिहार में जितना बढ़िया होगा, और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का, ये नहीं कर रहे, एक की बात हम नहीं कर रहे, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का, हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है, और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। देखिए, जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अपने मूल में, अपने मूल सिद्धांतों में, अपने मूल विचारों में पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों के विरोधी हैं, तो इसलिए ये जाति जनगणना से भाग रहे हैं। अगर आप समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ न्याय करना चाहते हैं तो पूरे देश में उनकी संख्या कितनी है ये जानना बहुत जरूरी है, और इसलिए कास्ट सेंसस पूरे देश में कराया जाए। मोदी जी क्यों भाग रहे हैं इससे? वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे, और आज तो वो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। जनगणना बिहार की जनता में
गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देनी चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री ने बहुत करारा हमला किया, बहुत ऐसा लग रहा बहुत व्यथित है अंदर तक। वो कह रहे हैं कि भाई जात पात का जहर वो तब भी घोलते थे, आज भी घोल रहे हैं, समाज को तब भी बांटते थे, आज भी बांट रहे हैं। वो भ्रष्टाचारी थे, अब घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। पूरे विपक्ष पर और ख़ास तौर पर जाति राजनीति को तूल देने वाले नेताओं पर प्रधानमंत्री बहुत खफा, बहुत नाराज़ नजर आए। गिरिराज सिंह मंत्री हैं, बहुत ज़्यादा ही कुछ वो बोलते हैं विभिन्न मसलों पर। वो कह रहे हैं कि इसकी जनगणना की आवश्यकता ही नहीं थी। मुझे लगता है कि गिरिराज भाई कुछ चूक कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये वो वाला मुद्दा नहीं है कि उसमें कुछ माइलेज मिल जाए, इसमें नुकसान हो जाएगा अगर इस तरह की चीज़ों, क्योंकि एक तरीके से लालू यादव बिहार राज्य में पिछड़ों के सबसे बड़े हिमायती नेता के रूप में पिछले 30 सालों के अंदर उभरे हैं, 30-35 सालों के अंदर। और उसके बाद नीतीश कुमार, और मुकाबला बीजेपी का इन दो नेताओं के साथ में है। जेडीयू ने अपनी मंशा साफ कर दी कि पूरे देश में नीतीश कुमार इस बात की चर्चा करेंगे कि पूरे देश में घूम घूम कर कि जो राज्य सरकारें अब तक जातिगत आधारित जनगणना नहीं करा पाई वो कराएं, और इसको एक तरीके से 2024 का एजेंडा बनाया जाए। किसी त्यागी का ट्वीट आपको हमने सुनाया था। भूमिका काफ़ी हमने समझा दी दर्शकों को अपने। बाकी आजकल लोग बहुत समझदार हैं। जब से रिपोर्ट आई है तरह तरह के रिएक्शन हम सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों में देख रहे हैं। सीधे मंथन की शुरुआत लौटन राम निषाद, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय ओबीसी महासभा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। लौटन जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मुकेश त्यागी जी वरिष्ठ नेता बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। त्यागी साहब आपके स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। कौशलेंद्र कुमार वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और बिहार, झारखंड और देश की राजनीति पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं। आपका भी बहुत स्वागत कौशलेंद्र भाई, बहुत धन्यवाद, झारखंड से हमारे साथ में जुड़े हैं। सुभाष झा साहब बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर में कांग्रेस के नेता शैलज सिंह हमारे साथ बिहार से जुड़ेंगे। सीधे मैं लौटन राम निषाद साहब के पास जाऊंगा। निषाद साहब, जातीय जनगणना या जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सामने आ गए हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है पिछड़ों की स्थिति परिस्थिति में, दलितों की स्थिति परिस्थिति में, ओबीसी और जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, इनके जीवन पर क्या असर पड़ने जा रहा है, इससे क्या हो जाएगा? ज़रा ये, आप चूँकि पिछड़ों की रहनुमाई करते हैं और एक पिछड़े संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो आप ज़रा समझाइए कि इससे क्या हो जाएगा। बहुत हल्ला मचा हुआ आज सुबह से। यह मुद्दा संवैधानिक है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 के तहत जो है हर दशक में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जनगणना इसलिए उसी तरह आवश्यक है कि परिवार में कितने सदस्य रहते हैं और सदस्यों की संख्या के हिसाब से जो है घर में भोजन बनाने की व्यवस्था होती है, कितना दाल चाहिए, कितना सब्जी चाहिए, कितना रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए। उसी तरह से जो आज ये बिहार का आंकड़ा जो जनता के सामने आया है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। 2010 में जो है शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी के नेता रहे गोपीनाथ मुंडे जी बार बार इस मुद्दे को उठाते थे कि जब SC/ST की जातिवार जनगणना होती है, धार्मिक अल्पसंख्यक की होती है, जानवरों की गणना होती है, तो ओबीसी की भी जनगणना होनी चाहिए।
मामला इसलिए ज्यादा यह जनगणना रिपोर्ट आने का है कि कोई भी मामला जब ओबीसी के आरक्षण और कोटे से संबंधित न्यायालय में जाता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर यही बहाना बना दिया जाता है माननीय न्यायाधीशों के माध्यम से कि ओबीसी का जो है वैज्ञानिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण कोटा है ओबीसी को, मंडल कमीशन के तहत 27% मिलना चाहिए। संख्या ओबीसी की 50.09% है। 48% से अधिक जो है ओबीसी की छत्तीसगढ़ में जनसंख्या है, वहां भी 14% आरक्षण है। झारखंड में 13% आरक्षण है। और यह मामला जो है न्यायिक प्रक्रियाओं में उलझा हुआ है। अब इस तरह से जनगणना के जब आंकड़े आएंगे तो राज्य जो न्यायालय जो बाधा पैदा करता है ओबीसी के कोटा के निर्धारण के लिए, न्यायालय नहीं, ओबीसी न्यायालय नहीं, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। न्यायालय नहीं, जो न्यायालय जो कुछ मांगता है वो सरकारें जो प्रस्तुत करती हैं वो गुमराह करती है। न्यायालय थोड़ी गुमराह, न्यायालय तो तथ्यों पे बात करता है। आ गया सर ना, अब उत्तर प्रदेश की सरकार से मांगा जाएगा। राजनाथ सिंह जी ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनाया, 54.05% ओबीसी। हम बहुत इतिहास में नहीं जाते लौटन राम जी, बहुत इतिहास भूगोल बहुत हो गया। ये जो ताजा रिपोर्ट आई है इससे ओबीसी के जीवन में जो ओबीसी 63% निकल कर आबादी आई, इसके अलावा और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 84% है ओबीसी, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासी। तो अब कुल मिलाकर एक बड़ी आबादी निकल कर सामने आई। इसी तरह पूरे देश में होना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ेगा बिहार में और फिर क्या पूरे देश में अन्य राज्य हैं, क्या उन पर ये दबाव पड़ेगा क्या कि वो भी जनगणना कराएं? यह राष्ट्रीय राजनीति को जो है कि प्रभावित करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 5 जून 2018 को कि हम सेंसस 2021 में जातिवार जनगणना कराएंगे और स्पेशली रूप से मैं ओबीसी की जनगणना कराऊंगा। उसमें गृह मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी थे, लेकिन बाद में यही भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर नित्यानंद राय यादव बिरादरी के हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय में उन्होंने हलफनामा दाखिल कर दिया कि तकनीकी कारणों से हम ओबीसी की जनगणना नहीं करा पाएंगे। इन लोगों को एक बहाना है, जब ये धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर की करा सकते हैं, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ की, भालू, बंदर की, खच्चर, घोड़ा, हाथी की करा सकते हैं, तो ओबीसी की जनगणना कराने में कौन सा राष्ट्रीय नहीं, अभी बिहार वाले मामले में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि भाई नहीं करा सकते, लेकिन बाद में उन्होंने फिर वो जो हलफनामा था उससे वो अंश हटाया कि नहीं राज्य चाहे तो करा ले। वो तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा रहा सर, ये केंद्र सरकार का नहीं रहा है। केंद्र सरकार ने वो पैराग्राफ हटाया ना अपने हलफनामे से। करता जब पटना उच्च न्यायालय में याचिका आयोजित करके जनगणना को रुकवा दिए थे जुलाई महीने में, ये माननीय उच्चतम न्यायालय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने दखलंदाजी किया और कहा कि राज्य सरकारें अगर चाहती हैं तो अपने राज्य में वो जनगणना करा सकती है, इसमें केंद्र सरकार का जो है कि कोई योगदान नहीं है। अच्छा, एक बात और छोटा सा प्रश्न हमको, बस हमारा छोटा सा प्रश्न है, फिर मैं आगे मेहमानों के पास जाऊंगा। क्या बिहार की रिपोर्ट आने के बाद बाकी जिन राज्यों ने अब तक जनगणना नहीं कराई है, जाति आधारित गणना नहीं कराई, क्या उन पर मानसिक दबाव पड़ेगा और क्या केंद्र सरकार पर भी पड़ेगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्र सरकार से तो अपेक्षा हम लोग नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की अगर मंशा सही रही होती और देश के प्रधानमंत्री जो बड़ा छाती पीट पीट करके कहते हैं कि मैं गरीब माँ का बेटा हूं और मैं ओबीसी का हूं, वोट लेने के लिए ओबीसी बन जाते हैं। अमित शाह जी जो है कि 29% ओबीसी को जो है लोकसभा में प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, मंत्री हैं, बनाने की बात करते हैं। बीजेपी की सरकार में 29 ओबीसी मंत्री हैं भाई, 100 से ऊपर सांसद हैं। मुखौटे के रूप में मंत्री हमें नहीं चाहिए। जैसा राहुल गांधी जी ने कहा था कि भाई 93 में 3, जबकि हमने आंकड़ा निकाला है तो 93 में 4, ठीक है, केवल ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे ओबीसी के हैं। आज फिर उन्होंने वही बात फिर उन्होंने दोहराई, राहुल गांधी ने वही राग फिर अलापा जी। अब मैं लोटन राम जी आपको रोक रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मुकेश त्यागी जुड़े हैं, त्यागी साहब के पास जाऊंगा, उसके बाद फिर बाकी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी उन पर जाऊंगा। त्यागी साहब, आपके नेता गिरिराज सिंह का जो बयान आया था वो कह रहे हैं ये भ्रम है, जातिगत जनगणना भ्रम है
आपके बहुत सारे नेता बिहार यूनिट के कह रहे हैं हम अब इसका अध्ययन करेंगे और इसके आर्थिक आधार वाली नहीं आई, सोशियो इकोनॉमिक जाति दे दी, लेकिन अब क्या क्या किसकी क्या स्थिति है ये वाली आएगी। भारतीय जनता पार्टी का बिहार में क्या स्टैंड है इसको लेकर? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आप संविधान को देखिए। संविधान के अंदर जो है ये पूरे राष्ट्र की व्यापी पॉलिसी है। ये स्टेट, यूं तो कर्नाटक में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है, अभी बिहार में हुआ है, लेकिन अब आप ये देखिए कि किस प्रकार से नीतीश कुमार महत्वाकांक्षी रूप से इस पॉलिसी को इन्होंने निकाला है। ठीक है, इनको सुप्रीम कोर्ट का एक सपोर्ट मिल गया। सुप्रीम कोर्ट में ये गया था, एफिडेविट सरकार ने सबमिट किया था, लेकिन उसने कहा सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट थोड़ी करता है, तो न्याय संघ जब बात करता है, तो चाहे आपके पक्ष में जाए चाहे उनके पक्ष में जाए, आधार पर इन्होंने ये जो पॉलिसी निकाल दी। लेकिन साथ साथ अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो जस्टिस पीवी परिदवाल ने कहा था कि जिंदगी भर ये रिजर्वेशन की पॉलिसी नहीं चल सकती। ये सुप्रीम कोर्ट का ये भी एक आधार है। और अगर आप आर्टिकल 330, 332, 334 देख लीजिए, 10 साल का प्रोविजन था आरक्षण के लिए, लेकिन ये चला आ रहा है, वो ठीक है, उस पे हमको कोई नहीं है। लेकिन जातीय समीकरण से उठ करके इस देश को एक सूत्र में बांधने का भी काम करना चाहिए। 2015 में मोहन भागवत बोले थे, निपट गए थे आप लोग। अब वो कह रहे हैं कि 200 साल तक जरूरत पड़े तो आरक्षण दो। अभी कहा मोहन भागवत ने 2015 में कह रहे थे कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो ये बड़ा सेंसिटिव मसला है। मैं जानना चाहता हूं त्यागी साहब, क्या स्टैंड है मौजूदा, ये रिपोर्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि जो आज बहुत डबल स्टैंडर्ड की बातें कर रहे हैं, मिसेस गांधी कहती थी जात ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, तो जात ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, मोरारजी देसाई ने कॉन्स्टिट्यूट की थी, और 1990 तक मिसेस गांधी उसको लेकर के बैठी नहीं, उसका कहीं पर कोई जिक्र भी नहीं किया, और कोई विपक्षी पार्टी ने उसको लेकर के कोई ऐसा वो नहीं किया। वो तो वीपी आप लोग 2024 की राजनीति भूतकाल में ही करेंगे क्या? भूतकाल में ही लड़ते रहे चुनाव, नेहरू गांधी इसी पे लड़ते रहेंगे क्या? मौजूदा बात करिए, भूतकाल में मत लड़िए भाई। ये मौजूदा बताइए, इस पर क्या आपका स्टैंड है जो आई है, और क्या ये अन्य राज्यों में भी कराई जानी चाहिए? आपके जो भाजपा शासित राज्य है, क्या वहां नहीं कराना चाहिए क्या? हमारे तो भाजपा की यूनिट जो बिहार के अंदर थी, उसने जाति पात को लेकर के कहा कि भाई ठीक है, सेंसस होनी चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने भी कहा, लेकिन ये स्थितियों को मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। कहीं ये देश को कहीं ऐसी नीति तो नहीं ला रहे हैं कि जिससे, देखिए मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी जी ने ओबीसी कार्ड, जिनकी ग्रैंड मदर ने, इंदिरा गांधी जी ने 10 साल तक मंडल कमीशन नहीं किया, अभी सडनली उनको ओबीसी भाई वो गलती सुधार रहे हैं, अभी गलती सुधार रहे हैं। कह रहे हमारे जो लोगों ने, जो हमारे आदि पुरुष थे या आदि महिला थी, उन्होंने गलती की, हम माफी मांगते हैं, हम आ गए, अब हम ओबीसी के हिमायती हो गए, नए नए हिमायती कर रहे हैं ना हिमायती। नियत में परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। माफी मांगने से, घड़ियाली आंसू बहाने से देश की जो दो तरीके के बयान चलते हैं राजनीति में। आपकी पार्टी भी ऐसा करती है और सारे दल करते हैं। एक जगह प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और एक तरफ सारे लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम। तो दो जो डुअल वाला मसला है ना बयानों का, ये सारे दलों में अब चलने लगा है। एक और मेहमान हमारे साथ कांग्रेस के नेता शैलेश सिंह जुड़ गए थे, अभी वो हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। हम सीधे रुख वरिष्ठ पत्रकार संपादक कौशलेंद्र कुमार जी का करेंगे। कौशलेंद्र भाई, आपके पास आ रहा हूँ। जातिगत आधारित जनगणना के आंकड़े आम होने के बाद इसे किस तरीके से देखते हैं, एक विश्लेषक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, और एक बिहारवासी के तौर पर? अनम्यूट करिए। छौंक लगाई है, इसका लाभ नेताजी को ही मिलेगा, जनता तो बेचारी थी, बेचारी है, बेचारी रहेगी। ये सिंपल वन लाइनर मेरा ये सियासी खिचड़ी जो नेताजी पकाते हैं, वैसे सियासी खिचड़ी का एक नया मतलब क्या बोलिएगा, टेस्टी व्यंजन है। और रही बात की मंडल कमीशन भी लागू कराया था लोगों ने, उसके बाद जो विद्वेष की, सामाजिक विद्वेष की राजनीति हुई थी, याद करके अभी भी स्तर उठते हैं। पुनः भगवान ना करे कुछ इस तरह की बात हो। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि वैसे ऐसे लोग, अभी मैं उनको सुन रहा था, हमने सबने सुना, और जनता को भी, हमने दर्शकों को भी सुनाया। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो महापाप है, ये महापाप कर रहे हैं जात पात फैला कर ये लोग। और आपको बताऊं भाई, ये जो मैं थोड़ा पृथक लेके जा रहा हूँ,
रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट आने दीजिए, देखिएगा ये वाला सुर्खी गायब हो जाएगा। रोहिणी कमीशन में जो बातें जो छन के आ रही हैं, एक ओबीसी के कितने लोगों को कितना लाभ मिल पाया, 4 ही जातियों की बात आती है कि वो वही जातियां लाभ उठा पाई आज तक आरक्षण का। अब पता नहीं इस जनगणना के बाद अगर वो नया तड़का आएगा, दूसरे तरफ से भी आएगा, पॉलिटिक्स है, इस तरफ से अगर ये छौंक लगाई गई है तो उधर से भी तड़का आएगा। तड़का आने दीजिए, हम लोगों को तो एनालाइज करना है, सुर्खियां बदलेंगी, लेकिन इससे मुझे नहीं लगता कि समाज को कोई लाभ होगा। हालांकि बहुत सारे नेताजी मुझसे असहमत हो जाएंगे, लेकिन समाज में विद्वेष की राजनीति करके नेताजी को लाभ होता है, जनता को कोई लाभ वाभ नहीं होता है। मेरा नजरिया यही है। पिछड़ों के अति पिछड़ों की स्थिति परिस्थिति में कुछ बदलाव देखते हैं आप क्या? अब आप मुझे एक बात बताएं, कितना बदलाव दिखा आज तक आपको? आज तक कितना बदलाव दिखा? आज हम लोग 75 साल गुजर जाने के बाद भी वही रोना रो रहे हैं, आज भी पिछड़े अति पिछड़े पड़े हुए हैं। क्या रहा है? हम इस पर सिर्फ सियासी रोटी सेकते रहे, सीरियसली हमने कभी चेंज लाने का सोचा ही नहीं। और जो भी किसी भी समाज का हो, जो भी आगे बढ़ा वो अपने बूते बढ़ा, हर किसी का अपना पौरुष, अपना सामर्थ्य रहा। और रही बात, बहुत लोगों को ठीक है, बहुत लोगों को फायदा हुआ, लेकिन आज भी आई दुर्भाग्य है ना कि हम लोग भी आज भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, जात धर्म यही करने में उलझे हुए हैं। और पता नहीं ऐसे ही चलेगी हमारी सियासत के ये मसाले हैं, हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी के ये। अच्छा कौशलेंद्र भाई एक छोटा सा और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, वो उसका जवाब आप दे सकते हो और आप ही दे सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। जो ये सनातन हिंदू, क्या इसकी ये काट नहीं है क्या? वो कह रहे हैं कि भाई तुम सनातन हिंदू हर हर बम बम करोगे तो हम भी मंडल के जवाब में मंडल लेकर आएंगे। और ये तगड़ा, मतलब एक तरीके से ब्रह्मास्त्र टाइप का आपको नहीं लग रहा है क्या? ये बात मैं अपने अंदर हजम करके रखना चाहता था। मैंने निकलवा लिया आपसे। मैंने निकलवा लिया। कहानी तो वही है। ये ज्यों अभी चुनावों का मौसम आएगा, सियासी हांडी में नाना प्रकार के छौंक लगाए जाएंगे और हम लोग उस पर विश्लेषण करते रहेंगे और नेताजी लोग अपना वोट बैंक सहेजते रहे। ठीक बात है। मैं सुभाष झा साहब के पास जाऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मेहमानों से अनुरोध कि जो लोग नहीं, जिनकी बारी नहीं है बोलने की, वो अपना माइक ऑफ कर लें, क्योंकि स्क्रीन में काफ़ी डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिससे दूसरे साथी अच्छी तरीके से ना बोल पा रहे हैं और ना दर्शक उन्हें सुन पा रहे हैं। सुभाष जी, क्या स्थिति परिस्थिति राजनीतिक रूप से बिहार सरकार की जो ये रिपोर्ट आई है, इसको किस तरह आप देखते हैं? क्या 2024 का एजेंडा अब यही जो जातिगत जनगणना या जाति जो ओबीसी यही होने जा रहा है क्या मुख्य जो विपक्ष का ब्रह्मास्त्र भी यही होने जा रहा है क्या? सुभाष जी, मेरा नजरिया बहुत साफ है इसको लेकर के और बहुत स्पष्ट है। जब एक तरफ ये सारे लोग बोलते हैं कि संप्रदायवाद मुर्दाबाद, तो फिर जातिवाद कैसे जिंदाबाद? और अगर इस सब को मैं किसी बुद्धिजीवी से, अच्छे आदमी से, अगर समाज के आदमी से कि समाज के पास अगर 2 ही ऑप्शन है कि वो संप्रदाय में बटे कि 100 जातियों में बटे, तो क्या करेगा वो समाज? उसे क्या करना चाहिए? दरअसल ये दोनों चीज, वो जातिवाद और संप्रदायवाद, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक संप्रदायवाद की राजनीति करता है, दूसरा तबका जो है जातिवाद की राजनीति करता है। जब इन्हें लगा कि हिंदू एक हो रहे हैं तो हिंदुओं को 100 जगह बांटो, और इसके एक दूसरी राजनीति खड़ी करने के लिए इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। 89 में चले आइए, जब से जनता दल की सरकार है, 89-90 में बीपी सिंह और जनता दल लालू यादव, जब से इन लोगों का सियासत में पदार्पण होता है, उसके बाद से लगातार कोई भी स्वर्ण जो है बिहार में मुख्यमंत्री नहीं रहा। मैं पूछना चाहता हूं कि जो बच्चा क्यों रहे झा साहब, क्यों रहे? जीवन भर मलाई काटी है अपर कास्ट ने। अगर उनकी आबादी 63% है, दलित, शोषित, पीड़ित, इनकी आबादी अगर बिहार में 84% है, तो सवर्ण क्यों रहे? 15.52% है। मतलब सब लोग सवर्ण ही रहेगा जीवन भर क्या? अपनी बात पूरी करने दीजिए चौहान साहब। बोलिए। तो जो 89 में जो बच्चा पैदा हुआ होगा, वो बच्चा 32 साल का 33 साल का हो गया,
मैं पूछना चाहता हूं कि लगातार कोई स्वर्ण मुख्यमंत्री नहीं रहा। इन्होंने कितने ओबीसी को, कितने दलित को, कितने महादलित को, किसको कहां कहां इन्होंने बिहार में ऐसा क्या कर दिया जिससे इन लोगों में क्रांति आई? और अगर नहीं आई तो इसके लिए जवाबदेह कौन था? एक बात कौन है। दूसरी बात, अब रह गई बात कि इन लोगों ने जैसे जातियों में अब एक नया खेल शुरू होगा। अब आप ये जान लीजिए कि जातियों के अंदर भी जातियों का संघर्ष शुरू होगा। जो ओबीसी के अग्रणी जाति हैं उनमें एक संघर्ष शुरू होगा, जो दलित और महादलित में है उनमें एक संघर्ष शुरू होगा। यानी हमारे समाज में द्वेष की भावना जो है वो और बढ़ेगी। इससे किसी का कल्याण होने नहीं जा रहा है, ये बड़ी साफ बात है। आने वाले समय में दिख जाएगा, आने वाले समय में ये दिख जाएगा। रही बात अभी राहुल जी की टिप्पणी और ट्वीट की, तो इतने साल से कांग्रेस बड़े लंबे समय से रही है शासन में, उसको ये जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई? बेसिक सवाल यह है कि ये देश गरीबी अमीरी के सवाल को लेकर, वो गरीब चाहे जिस तबके के हो, चाहे उनकी संख्या जितनी हो, और अमीर चाहे जिस तबके के हो, उनकी संख्या जितनी हो, उस आधार पर जब तक समाज की संरचना नहीं होगी, समाज, व्यवस्थित समाज और बेहतर समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक बात, ये बड़ी साफ बात है। आप चाहे जितनी जनगणना करवा लीजिए। ठीक बात है, ठीक बात है। मेरे साथ इस वक्त निशांत यादव आरजेडी के प्रवक्ता बिहार से जुड़े हैं। यादव जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और आप सबको बहुत बधाई भी कि भाई अब सारी आंकड़े आप लोगों के सामने निकल कर सामने आ गए। अब करिए विकास, जो आप लोग करे तो विकास नहीं हो पा रहा, तो करिए विकास। बहुत सारी बातें अभी वरिष्ठ पत्रकार झा साहब ने कही, सुभाष झा साहब ने, आपने कुछ उनमें से आपने निशांत जी आपने सुनी भी होंगी। इतने दिनों में जेडीयू आरजेडी मिला के बता रहे हैं कि 33 साल सरकार आप लोगों की रही, तो आप लोगों ने कितना कल्याण कर दिया गरीबों का, और अब इससे कितना कल्याण हो जाएगा, क्या परिवर्तन आ जाएगा सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से? महादलित का सबसे पहले तो माफी चाहेंगे आप लोगों के साथ लेट से हम जुड़ पाए, और हमारे साथी सुभाष झा जी से हम निवेदन करना चाहेंगे आपका समय, अब थोड़ा समय हमें भी मिले। जब बात की जा रही है कि जातिगत जनगणना की, और बात की जा रही है कि ये जो सांप्रदायिकवाद या जातिवाद, तो हमारे मित्र जो है सुभाष झा जी बिल्कुल हवा में है। जमीन पे अगर उतरा जाए, अरे वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हवा में कैसे हैं यार, मतलब हद कर रहे हो भाई। बोलिए 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 निशांत भाई, बोलिए बोलिए। अगर 3100 सालों से किसी एक जाति के, किसी एक धर्म के, किसी एक जाति के 10% लोगों के पास रिजर्वेशन है, शिक्षा का पूरा 100% रिजर्वेशन है, और अब जब पिछड़े लोग जिनको शोषित और वंचित और रख करके ये लोग शासक वर्ग में और इसे शोषित वर्ग में रख रहे थे, ये 10% वाले लोगों से हम लोग 90% वाले लोग पढ़ लिख करके जब रोजगार, जब हम लोग अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, तो इन्हें कमी खल रही है सर। तो 3100 सालों से जब 10% लोग शिक्षा 100% ले रहे थे, अब 90% लोग मात्र थोड़ा सा रिजर्वेशन चाह रहे हैं। संख्या की गिनती हो जाए उसके बाद हम लोग पूरा अपने अधिकार को लेंगे ही। तो सर जमीन पे आइए, आपको जाति दिखेगा, और एक खास वर्ग के लोग हमेशा शासक वर्ग रहे हैं। करें जाति संघर्ष बढ़ेगा, आप करें जाति दिखेगी, वो करें जाति संघर्ष बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये लोग महापाप कर रहे हैं, पहले भ्रष्टाचारी और पापी करते थे, अब महापापी महाभ्रष्टाचारी ये काम कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को तो बिल्कुल, सबसे पहले आज गांधी जयंती है, और गांधी जी हमेशा इंसान धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म तो कीजिए करिए पीर पर आई मेरी मानो। तो गांधी जी के आचरण पे उछल कहाँ रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी को इतना बड़ा पाप लगेगा कि वो धार्मिक विवाद और ये सब जो चीज है वो हमें लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अभी देख लीजिए आप, यूपी में सरकारी मेरा एक सवाल है नेताजी आपसे मेरा एक सवाल है। चलिए आप जातिगत गणना करा लिए, तो जो लोग अल्पसंख्यक आया है 1% 2% वाला, वो सबको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दीजिएगा ना, उनका भी अब कल्याण कीजिएगा ना, बेचारा लोग कम है। हमेशा हम लोग हैं, बिल्कुल है, वही लोग आपको लीड कर रहा था ना, जिनको आप कहते हैं कि उन लोगों ने कौशलेंद्र भाई कुछ जगह ये भी चर्चा हमने देखी, कौशलेंद्र भाई बड़ा महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक को लेकर। निशांत रोक रहा हूँ आपको, निशांत रोक रहा हूँ, शुरुआत में देखिए, अभी निशांत रोक रहा हूँ आपको।
कौशलेंद्र भाई, एक ये भी चर्चा हमने देखी कुछ समाचार माध्यमों में कि लोग कह रहे हैं कि बिहार में मुसलमानों की संख्या बढ़ गई, अब इस तरह लोग डराने लगे हैं कि भैया हिंदुओं एक हो जाओ, मुसलमानों की संख्या बढ़ गई, ये भी एंगल शुरू हो गया है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति में ही आगे बढ़ पाएंगे और इनका पतन इस बार 24 में होने जा रहा है। निश्चिंत होकर के सब लोग। अच्छा, आप लोगों का उद्देश्य इनका पतन करना है कि समाज का उत्थान करना, जरा ये बता दो आप हमको। उद्देश्य ये है कि देश को टूटने से रोकना है। हिंदू मुस्लिम की बात जो है उसको हटा करके शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, इन सब मुद्दों पे हमें आना है। अच्छा, इस रिपोर्ट से कैसे फायदा होगा कौशलेंद्र भाई, कैसे फायदा होगा, क्या करोगे आप लोग? केवल इसको दिखा के टेबल कर दोगे कि कुछ काम भी वहां कर रहे हो? सुविधा प्रदान करेगी जातिगत जनगणना। मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट आपको क्या सर्व करता है, रेस्टोरेंट आपको क्या सर्व करता है जो आपका टेस्ट होता है। ये पॉलिटिक्स की जो हलवाई दुकान चला रहे हैं ना, दे आर सर्विंग द थिंग जो आपको पसंद आता है। आपको जब समझना चाहिए हलवाई की दुकान जो ये लोग बीजेपी वाले लोग चला रहे हैं, उसको समझना चाहिए। वोट देने का वक्त होता है तो आप अपने जात वाले कैंडिडेट को ढूंढने जाते हैं, आप उसकी योग्यता को नहीं देखते। ये जनता का दोष है, मेरा नजरिया है। ये तो सियासी हलवाई हैं, ये तो आपको कोई बड़ा हलवाई है, कोई छोटा हलवाई है, कोई ऑटोमेटिक फैक्ट्री लगाए है, लेकिन है तो घूम फिर के वही थोड़ा सा बड़ा राज शब्द है, बड़ा देशज शब्द है, लेकिन फैक्ट्रियां हैं, कोई बड़ी फैक्ट्री लगाए। नहीं, देखिए भाजपा की तो पहली बात यह है, भाजपा कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी जी ने और ये अच्छा, भाजपा के लिए पहले कह लीजिए, फिर भाजपा के नेता को मैं पूरा समय दूंगा, उस पे बीच में टांग मारी मत करिएगा। आप कह लीजिए भाजपा के लिए जो कहना है, वो नेता मुकेश त्यागी सुन रहे हैं। इंडिया जब आई बन करके तो इंडिया के नाम से भी इनको दिक्कतें आ रही हैं। अरे तो आप लोग भारत का नाम रख लीजिएगा, इंडिया का नाम कैसे रख लीजिएगा भाई? कि सोसाइटी को जैसे क्या ऊपर हवा में जो शहर में लोग रहते हैं, मान लेते हैं कि शहर में 10% लोग रहते हैं, गांव में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, गांव का डेवलपमेंट नहीं करना है तो अच्छा, इस तरीके से जो रिपोर्ट्स आएंगी तो क्या ये वर्ग संघर्ष नहीं होगा क्या? 85 बनाम 15 की लड़ाई नहीं होगी क्या? अगला पिछड़ा नहीं शुरू हो जाएगा क्या? अगला पिछड़ा तो अगलों की लाठी नहीं चलेगी क्या? ये भी सवाल लोग कर रहे हैं। मैं बोलूं क्या? नहीं, निशांत यादव आपके पास आऊंगा मैं। निशांत यादव जी बिल्कुल, चलिए बोलिए झा साहब। निशांत के साथ संपर्क हो नहीं पा रहा, बोलिए झा साहब। अभी हमारे भाई निशांत जी बोल रहे थे, मैं बगैर तथ्य और तर्क के कोई बात ही नहीं। सबसे बड़ी बात इनको बता दें हमारे भाई निशांत जी को कि सबसे ज्यादा पलायन बिहार से जिस समय हुआ वो दौर यही 30 साल था, और इसी 30 साल में सबसे ज्यादा बिहार से पलायन हुआ। ये मेरा नहीं, ये बिहार सरकार का आंकड़ा बोलता है। आपको हम जानकारी दे दें कि पलायन कभी नहीं रुका है। अंग्रेजों के समय भी लोग यहाँ से चलिए। अच्छा, आप लोग शांत हो जाइए। मैं मुकेश त्यागी के पास जाऊंगा। इनके पास कोई पलायन रोकने का प्लान जरूर होगा, इनके पास कोई प्लान जरूर होगा जो इस चुनाव में लेकर आएंगे। झगने का काम किया, बातों को बुलाया, आपने कुछ किया नहीं। आपने कुछ किया नहीं। निशांत रुकिए आप। निशांत आपको रोक रहा हूँ। कौशलेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। इस दौर में आप पत्रकारिता की बात क्यों कर रहे हैं? आप पत्रकार की तरफ क्यों बात कर रहे हैं सुभाष सर? ये तो नेताओं को बुरा लगेगा। आप पत्रकार की तरह आंकड़े दे रहे हैं, ये पक्षकारिता का दौर है। अरे कहाँ है भैया लोटन राम जी? कहाँ है आप? दिखे नहीं रहे हैं कहाँ आप लोटन राम जी? और हिंदू का मतलब आप स्क्रीन में नहीं दिख रहे हैं महाराज। लोटन राम जी को स्क्रीन पे लाया जाए। संपूर्ण हिंदू की नहीं बोल रहे, ये तथाकथित वो हिंदू की बोल रहे हैं। केवल दुबे, चौबे, पांडे, ओझा, झा, मिश्रा, तिवारी ही हिंदू होते हैं। राजपूत और बुनियादी। अरे झा साहब बैठे हुए हैं भाई, लोटन राम जी झा साहब बैठे हुए हैं। काहे हमारे पानी पी के कोस रहे हैं आप? झा साहब हमारे साथी में हैं। मैं मुकेश त्यागी को वक्त दूंगा। मुकेश त्यागी जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। बहुत सारे बीजेपी पर आरोप लग गए। आपके पास कोई पलायन रोकने का प्लान हो तो कृपा करके जरूर बता दीजिए। आपकी सरकार या केंद्र की मोदी सरकार कोई पलायन के लिए, मुझे लगता है इस चुनाव में जरूर पलायन का कोई प्लान होगा आपके पास रोकने के लिए। अनम्यूट कर लीजिए।
जी बोलिए मुकेश त्यागी जी। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि ये जो जातीय समीकरण पे समाज को बांटा जा रहा है, मैं सबसे पहले केंद्र बिंदु, मेरा प्रश्न ये है कि जो जाति के अंदर जिनको इकोनॉमिक फॉरवर्डनेस मिल गई है, जो इकोनॉमिक रूप से संपन्न हो गए, अब आप देखिए लालू प्रसाद यादव का परिवार, लालू प्रसाद यादव का पुत्र उप मुख्यमंत्री, उनका भाई तेज प्रसाद वो जो है राजस्व मंत्री हैं, कौन है, मीसा पार्लियामेंट में है, माताजी राबड़ी देवी जो है लेजिस्लेटिव उसकी वो है लीडर हैं। तो ये जो परिवार को ही सुख मिल रहा है, आप क्या ये समझते हैं कि की बात करिए, लालू यादव को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा? एक सेकंड बोलने दीजिए आरक्षण का लाभ। लोटन राम जी, निशांत जी, बोलने दीजिए भाई, ये बड़ी गलत बात है। हम जब सबको पूरा वक्त देते हैं, हम चिल्ला नहीं कराते। बोलने दीजिए उनको, फिर अपना पक्ष रखिएगा। एक मिनट जवाब दे रहे हैं गुलकेंद्र जी। मेरा सवाल तो सवाल का जवाब दीजिए, घबराइए नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप आरक्षण में विश्वास करते हैं तो जो आरक्षण के अंदर ऐसा सेक्शन है जिसने सारा वो फॉरवर्ड पड़ गया, उनको पढ़ाई लिखाई तमाम उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, उनके बच्चे कहीं भी दुनिया में पढ़ सकते हैं, उनको आरक्षण का लाभ क्यों देता है? ये आप ही के आरक्षण को खा जाते हैं, और जिनके लिए आप लाठी लेकर के और भाला लेकर के खड़े हो जाते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि आप ही का नुकसान कर रहे हैं और आप उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। अरे उनका कोई अधिकार नहीं है आरक्षण लेने का। ठीक बात है। अब मुकेश जी, मैं जवाब ले लेता हूं, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत अब कम है, मैं जवाब ले लेता हूं। एक छोटा सा जवाब चाहता हूं निशांत से, और उसके बाद फिर लोटन राम जी से। निशांत, मुझे आपने टाइम कम दिया। देखिए, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सबमिट हो गई है। बोलिए, ये शिकायत नहीं छोड़ूंगा, बोलिए, क्योंकि ये बीजेपी वालों की शिकायत रहती है कि आप टाइम नहीं देते हैं। बोलिए। एक मिनट बोलने दीजिए भैया, बोलने। अरे भाई बोलने दो, त्यागी साहब को बोलने दो भैया, क्यों डिरेल मत करो डिबेट को। बोलिए त्यागी साहब। आप भले बाहुबली बैकवर्ड क्लास के लाभार्थी हो, इसलिए आप उनका गान गा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। मुझे बताइए, अभी जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आई है, जो सबमिट कर दी गई है, उसके अंदर उप जातियों को भी बांटा गया है। क्या आप कल मान लीजिए 5 किलो अनाज बांटना है, आपको वितरण करना है, तो आप उसके आधार पर वो रिपोर्ट आम तो करा दीजिए। आज ही मांग की है लोगों ने कि वो रिपोर्ट 17 से चल रही है, अभी तक आम तो करा दीजिए। आम ही नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों डर रहे हैं आप लोग। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं ला रहे हैं? सारे पिछड़े नेता कह रहे हैं रखो, पता नहीं आप किसकी डिटेलिंग कर रहे हैं। सुनिए, अंतरजातीय संघर्ष करने की आराधा है। देखिए, नीतीश कुमार जी का क्या है कि महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री बनने के हैं, तो वो चाह रहे हैं कि भैया अब एक ही तरीका बचा है कि बैकवर्ड क्लास प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी ने कहा मैं ओबीसी नेता हूं, तो नीतीश कुमार कौन सा गुनाह कर रहे हैं भाई? लेकिन वो तो ओबीसी को लेकर के ही अपनी, और ये भी आरोप लगता है कि जब वो प्रधानमंत्री जब तब तक मुख्यमंत्री थे, तब तक अपने कार्यकाल में उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में कर लिया, ये भी आरोप लगता है। तो गजब राजनीति है ना इस देश की। अगर आरक्षण कर रहे हैं तो ठीक है, अगर राष्ट्र को विभाजित करने की या अंतरजातीय, तो भाई आपका फार्मूला है ना कि आप करो विभाजित। वो कह रहे हैं हम जातियों का कल्याण कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो आप लोग सांप्रदायिक राजनीति करते हो उससे देश विभाजन होता है, जातियों के कल्याण से विभाजन नहीं होता, वो ऐसा कह रहे हैं। शैलेश सिंह कांग्रेस के नेता हैं, मेरे पास वक्त नहीं, केवल 40 सेकंड। आपका फ्रेम बहुत ज्यादा डामाडोल रहा। मैंने सवाल पूछा, इसका जवाब दे दे, मान जाऊं मैं इनका। शैलेश सिंह बोलिए। शैलेश सिंह, उनको डिप्राइव कर दीजिए जो आगे पहुंच चुके हैं, जिनके पास तमाम संपदा है। बोल रहे थे, बोल देंगे, प्रधानमंत्री को जब जरूरत होता है वो ओबीसी का इस्तेमाल करते हैं, जब जरूरत नहीं होता है तो वो ओबीसी के जगह वो जनरल कास्ट बन जाते हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने छाती ठोक के कहा था, पिछले चुनाव में उन्होंने छाती ठोक के कहा था कि मैं पिछड़ा वर्ग का हूँ, पिछड़ा जाति का हूँ, इसलिए लोग मुझे दबाना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का वर्ड था। उन्होंने खुले मन से चुनाव में कहा था और मंच पर से कहा था मैं दबा पछड़ा। पर आरक्षण का फायदा तो नहीं ले रहे, आरक्षण का फायदा तो नहीं ले रहे वो। अरे ओबीसी है पर आरक्षण का फायदा तो नहीं ले रहे, अपनी मेहनत बल से ऊपर आए हैं। अरे तो आरक्षण का फायदा चुनाव में उन्होंने ओबीसी के नाम पे वोट मांगा, जाति के नाम पे ओबीसी जाति के चुनाव ऐसे नहीं चल पाएगा ना, आपस में क्रॉस करेंगे, चल ही नहीं पाएगा। गजब है भाई। शैलेश जी आप कंप्लीट करिए, जल्दी कंप्लीट करिए, वक्त नहीं मेरे पास, मुझे खत्म करना है। शैलेश जी
आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग मत करिए कृपया, बिल्कुल बिहार नहीं। में जातीय जनगणना की बात हो रही थी, उसमें भाजपा निशांत यादव सुनने दीजिए भाई, सुनने दीजिए, बोलिए। हुआ था अरे आप उस समय करके भाजपा इसी जातीय जनगणना के समर्थन में थी जब वो नीतीश जी के साथ थी। आज मुझे जब आप ये नीतीश जी के साथ बताइए, विरोध हो गया तब फिर जाकर के वो इसी चीज का विरोध कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, लालू प्रसाद यादव को आरक्षण का एडवांटेज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, मैं ये सवाल निशांत से, ये सवाल निशांत से। आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जी 2014 में छात्र वोट मांगे थे कि नहीं? वोट वाले आरक्षण का फायदा नहीं उठाया। शैलज जी, लालू जी की पार्टी के नेता हमारे साथ है, जरा उनसे जवाब ले लेते हैं। निशांत यादव जवाब दीजिए। शैलज जी कृपया शांत हो जाइए, जवाब दीजिए। निशांत यादव वो कह रहे लालू को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं? हमारा ये कहना है कि यादव जाति या फिर किसी भी दलित वंचित को आरक्षण मिलना चाहिए। अगर हिम्मत है तो बीजेपी वाले खत्म करके आरक्षण दिखाएं। और दूसरी बात, ये सवाल का जवाब है। देखिए 5 किलो आप ये सवाल का जवाब है। बिल्कुल सही बात है, आपका हिम्मत है तो आरक्षण तो इसका मतलब नहीं, हिम्मत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, वक्त खत्म हो गया। 20 सेकंड केवल कौशलेंद्र जी और 20 सेकंड झा साहब। अब पॉलिटिकल लोगों का वक्त खत्म हो गया, कृपया शांत रहें। अब जरा ध्यान से सुने, दोनों वरिष्ठ पत्रकारों को ध्यान से सुने। 20 सेकंड दोनों लोगों को। कौशलेंद्र जी फाइनल कमेंट। दुर्गेंद्र जी, शुरू में भी मैंने कहा सियासी हांडी में सियासी हलवाई ने नई छौंक डाली है। इस छौंक का टेस्ट जनता लेगी और आप और हम जो पत्रकार हैं वो हम सुर्खियां तलाशेंगे और उन सुर्खियों पे विश्लेषण करेंगे और हमसे ये नेता लोग अपेक्षा करेंगे कि हम पक्षकार की भांति आचरण करें। जो नेताजी चाहें वही हम बोलें, तब उनको अच्छा लगेगा। अगर हम नीर छीर करेंगे तो बुरा लगेगा। लेकिन बस चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला बॉस। ये नेताजी लोग का वोट बैंक में किसी का थैली बढ़ेगा, किसी का बिहार में सुभाष जी अब कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं। सुभाष जी 20 सेकंड में अंतिम टिप्पणी, मैं खत्म करूंगा, वक्त नहीं है मेरे पास। अनम्यूट करिए सुभाष जी। झा साहब अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। हम सुन नहीं पा रहे हैं, मुझे लगता कि कोई दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। लोटन राम निषाद जी आपका भी धन्यवाद। निशांत यादव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश त्यागी आपका धन्यवाद। कौशलेंद्र कुमार जी आपका धन्यवाद। जितने सा और शैलज सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। पत्र की राय इस मंथन में ये थी कि ये राजनीतिक दल राजनीतिक हलवाई हैं, जैसा जनता को स्वादिष्ट लगता वही खिलाते हैं। समाज का कितना भला होगा कितना नहीं होगा ये बात दीगर है, लेकिन एक और मत है कि क्या इससे जाति संघर्ष बढ़ेगा, क्या बहुत सारी चीज़ें होंगी। अलग अलग तरीके से अपने आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बहुत बीच में चल रहा है। इस जाति जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद एनडीए और ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी असहज है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उसका मुख्य एजेंडा ये ओबीसी और जाति आधारित जनगणना बनेगी। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।